में चर्चा करेंगे उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के एक क्वेश्चन के संदर्भ में। हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का आयोजन हुआ और मैं उसमें जो पेपर है जो भारतीय इतिहास और भूगोल से संबंधित है उसमें से एक क्वेश्चन आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रासंगिक क्वेश्चन है। प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक सीमित बुद्धिजीवी आंदोलन से व्यापक जन आंदोलन में रूपांतरित करने का कार्य महात्मा गांधी ने किया था। की समीक्षा कीजिए। तो एक बार मैं प्रश्न आपको फिर बता रहा हूं। देखिए प्रश्न क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक सीमित बुद्धिजीवी आंदोलन से व्यापक जन आंदोलन में रूपांतरित करने का कार्य महात्मा गांधी ने किया था। इसकी आप समीक्षा कीजिए। अगर इसको संक्षेप में देखा जाए तो पूछा गया ये प्रश्न है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था वो पहले एक सीमित आंदोलन था और गांधी जी ने इस आंदोलन को जो था वो व्यापक जन आंदोलन के रूप में तब्दील किया था। तो हमें इसकी समीक्षा करनी है, इस पर हमें अपनी बात करनी है। देखिए सबसे पहली अगर बात की जाए तो जब आप आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी करते हैं, इस जो भाग है इसकी अगर आप तैयारी करते हैं तो ध्यान रखिएगा पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के विचारों, उनकी प्रासंगिकता से संबंधित प्रश्न समय समय पर पूछे जाते हैं। गांधी जी की अहिंसा की नीति होती है, सत्याग्रह की नीति होती है और गांधीवाद से संबंधित प्रश्न समय समय पर पूछे गए। हम चूंकि आज फोकस अपना इसी वीडियो में इसी विषय पर करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास, आप जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते हैं तो हम उसके कई चरणों को पढ़ते हैं जो 1885 से 1947 तक है, जिसमें पहला चरण आता है उदारपंथी जिसे मॉडरेट्स भी कहा जाता है। दूसरा चरण आता है गांधी, तीसरा चरण हमारे पास आता है क्रांतिकारी आंदोलन का और फोर्थ चरण आता है हमारे पास गांधीयन मूवमेंट का। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण चला था उसे उदारपंथी चरण कहा जाता है। उस चरण के जो प्रमुख नेता थे वो पाश्चात्य शिक्षित वर्ग के नेता थे, जिसमें डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गए, एस.एन. बनर्जी हो गए, दादा भाई नारोजी हैं, फिरोज शाह मेहता इत्यादि। अब ये जो चरण था इसे उदारवादी इसलिए कहा जाता है कि जो ये नेता थे इनका रुख ब्रिटिश सरकार के प्रति काफी लिबरल उदारवादी था। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारत में उद्योगों को विकसित करने के लिए काम करेगी, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको विकसित करने का कार्य करेगी और राजनीतिक रूप से कार्य करेगी। अपनी मांगों को ये विशेष रूप से एक प्रॉपर ढंग से एप्लीकेशन के थ्रू, प्रत्यावेदन आवेदन के थ्रू सरकार के सामने रखने के पक्षधर थे। ये जो पहला चरण था, ये पहला चरण बहुत बुद्धिजीवी चरण था। क्योंकि ये पाश्चात्य शिक्षित वर्ग के लोग थे तो जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है, ये जो पहला चरण था ये बेस्ड किस पर था? बुद्धिजीवी आंदोलन। ये प्राय भारत की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श का दौर करते थे और एप्लीकेशन के थ्रू जनता को जागरूक करने या शासन के संबंधित समक्ष अपनी बात को रखने का प्रयास करते थे। तो आंदोलन जो था, आंदोलन जो पहला चरण था वो काफी सीमित था। जो इंटेलेक्चुअल लेवल के लोगों द्वारा चलाया गया था ये बहुत सीमित था और ये केवल समाज के उच्च वर्गों से संबंधित हुआ करता था। अब हम अगर दूसरे चरण पर आते हैं तो दूसरा चरण हमारे पास 1905 जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ था, वहां से शुरू हुआ। तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ वहां से गर्मपंथी चरण शुरू होता है और उसके प्रमुख नेता होते हैं लाल बाल पाल। ये वाला जो आंदोलन था, ये जो चरण था ये भी सीमित चरण था और ये खास तौर पर मध्यम वर्गीय जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होते हैं ये उनका एक चरण था। हालांकि इसमें जो राष्ट्रवादिता थी वो काफी मुखर होकर सामने आ रही थी। जैसा कि आप जानते हैं स्वदेशी आंदोलन भी चला, परंतु इस आंदोलन की भी सीमितता ये थी, एक तो ये मध्यम वर्गीय था और विशेष रूप से जो राष्ट्रवादी समूह है ये उन तक सीमित था। दूसरा इसकी एक कमी और थी, जब स्वदेशी आंदोलन चला तो इसकी एक प्रमुख कमी थी कि ये ज्यादातर जो फोकस हो गया था वो राष्ट्रवादी जो कहिए कि विचारधारा के लोग हैं ये उन तक सीमित हो गया था और मुसलमानों की जो भागीदारी थी वो इसमें अपेक्षा थी। तो ये भी आंदोलन सीमित हुआ। अब जो तीसरा चरण हमारे पास आता है वो तीसरा चरण था हमारे पास क्रांतिकारी आंदोलन का चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का जो चरण था वो अपनी विशेष रूप से
जो क्रांतिकारी नीति थी, सरकार के प्रति हिंसा, वायलेंस की नीति थी, वो उसके आधार पर चलता है, परंतु ये भी सीमित रहता है क्योंकि ये यूथ वर्ग तक सीमित था अपनी विचारधारा के आधार पर। अब जो हमारा उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, वो ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बुद्धिजीवी जो चरण था, अब इसमें से बुद्धिजीवी किसे माना जाए, तो बुद्धिजीवी चरण विशेष रूप से आप चरण नंबर 1 को मान सकते हैं जो उदारवादी था, और चरण नंबर 2 को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मपंथी। तो नरमपंथी गर्मपंथी दोनों को ले लें, फोकस तो वैसे आपको नरमपंथी पर ही करना। अब ये जब ये चरण हो गए तो अब इसमें 1915 से गांधी जी की एंट्री होती है। 1915 में जब गांधी जी की एंट्री भारत में हुई, साउथ अफ्रीका से आए, और आप जानते होंगे कि साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति को लेकर उन्होंने व्यापक सत्याग्रह चलाया था। वहां से वो काफी बहुत प्रसिद्ध तो हो ही चुके थे। अब जब गांधी जी आए तो उन्होंने पहला कार्य किया क्या कि पहला कार्य उन्होंने भारत की यात्रा की, और भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ज्यादातर तो ग्रामीण ही क्षेत्र रहे हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र थे उनको वो समझ लिया कि भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। उस समय पर लगभग 90% या 80% के आसपास, मेरा ऐसा मानना है कि लगभग ग्रामीण क्षेत्र रहे होंगे, आज भी लगभग 64% के आसपास है। तो बड़ा समूह क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों का समूह था, किसानों का था हमारे पास में, तो वो समस्या को समझ लिया। जब तक हम ऐसे वर्गों को लेकर नहीं चलेंगे जिनकी समाज में सबसे बड़ी भागीदारी है, तो हम राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे चलाएंगे। तो इस चीज को बहुत अच्छे से गांधी जी समझ चुके थे, और वो ये जानते थे जब तक कि जनता की भागीदारी किसी राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं होगी, तब तक कोई भी देश अपनी आजादी को लेकर कोई आंदोलन नहीं कर सकता। अब गांधीवादी जितने भी हम आंदोलन आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हम चंपारण की बात कर सकते हैं, अहमदाबाद खेड़ा की बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम आगे बात कर सकते हैं जैसे असहयोग आंदोलन आएगा, सविनय अवज्ञा और क्विट इंडिया। इनमें सब में आप ये देखना कि गांधी जी ने जन आंदोलन यानी मास जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाया। अपने इस आंदोलनों में गांधी जी की जो नीति थी वो अहिंसा की नीति रही, सत्याग्रह की नीति रही, इसके आधार पर आंदोलन को चलाते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन था वो सीमित बुद्धिजीवी वर्ग तक नहीं रहा, बल्कि अगर हम समाज के उच्च वर्ग को देखें वो उसको भी अपने साथ लेकर चलते हैं, मध्यम वर्ग को देखें तो उसको भी अपने साथ लेकर चलेंगे, सबसे बड़ा वर्ग मैंने आपको बताया किसानों का वर्ग है, उसको भी अपने साथ लेकर चले। अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन उन्होंने चलाया था तो मजदूरों को फोकस किया गया था, उसको भी अपने साथ लेकर चले। ठीक बात। तो महिलाओं को भी आंदोलन से जोड़ा, छात्रों को भी आंदोलन से जोड़ा, हिंदुओं को, उसके जो विभिन्न वर्ग हैं उनको भी अपने आंदोलन से जोड़ा, हिंदुओं में जो दलित वर्ग है उसको भी अपने आंदोलन से जोड़ा, उन्हें हरिजन नाम भी दिया गया, गुरुवायूर सत्याग्रह वगैरह आप देखिएगा पूरा सपोर्ट उसके लिए किया गया। इसके अलावा हम बात करेंगे मुस्लिम वर्ग को भी अपने आंदोलन से जोड़ा गया, असहयोग आंदोलन आप विशेष रूप से आप देख सकते हैं, और अपने अंतिम समय तक उनकी कोशिश रही कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता लगातार चलती रहे। तो समाज का उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, धार्मिक रूप से हिंदू वर्ग हो या मुस्लिम वर्ग हो, सभी वर्गों को अपने आंदोलन से जोड़कर चलते हैं। अब इनके आंदोलन में जो प्रमुख नीति थी उस पर आप ध्यान दीजिएगा, जो हथियार जिसे हम कह सकते हैं वो थी अहिंसा की नीति, वो थी सत्याग्रह की नीति। तो अहिंसा और सत्याग्रह वो हथियार रहे, वो नीति हमारे पास गांधी जी की रही जिसमें समाज का कोई भी वर्ग उनसे विरोध नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए हम कोई मूवमेंट चलाते हैं सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हम कोई मूवमेंट चला, तो उस मूवमेंट में अगर हम अहिंसा की बात करते हैं तो शायद ही कोई होगा जो हिंसा का समर्थन करेगा, पहले तो सब अहिंसा का ही करेंगे भाई। तो ये एक ऐसी चीज थी जिन्होंने गांधी जी को एक सर्वमान्य नेता बना दिया, अहिंसा की बात। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या हुआ, सत्य के प्रति आग्रह। अब ये जो सत्य के प्रति आग्रह है कि जब तक आपका पक्ष सत्य का पक्ष नहीं होगा तो आपके अंदर वो आत्मबल नहीं आएगा जिसके आधार पर आप सरकार पर दबाव डाल सकते हैं। अगर मेरा पक्ष असत्य का है तो आत्मा के आधार पर, स्वाभिमान के आधार पर मैं सरकार से अपनी बात को रख ही नहीं सकता, और अगर हमारा पक्ष सत्य का पक्ष है तो हम खुलकर अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं। तो सत्य का पक्ष क्या कहलाएगा हमारे पास, सत्याग्रह कहलाएगा। आप समाज के सभी वर्गों में अहिंसा की बात रखिए, सत्याग्रह की बात रखिएगा, तो कोई भी वर्ग इससे विरोध नहीं करेगा। गांधी जी के आप असहयोग आंदोलन को चलिए पहले उठा लीजिएगा, तो असहयोग आंदोलन में आप देखना विशेष रूप से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा समर्थन किया।
और वो ये जानते थे कि जब तक ये दोनों वर्ग देश की आजादी में कदम से कदम मिलाकर काम नहीं करेंगे, तब तक सरकार से ना हम लड़ सकते हैं और ना ही भारत राजनीतिक रूप से उतना परिपक्व हो सकता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। साथ साथ जितने भी आंदोलन थे, जब गांधी जी के आंदोलन में कहीं ठहराव आता है, जैसे आप असहयोग आंदोलन को देखिए, 1922 में ठहराव आया, तो 1922 में जब ठहराव आया तो वो जनता को क्या बोलते हैं कि भाई अब आप गांव गांव में जाकर रचनात्मक काम करो। ये क्या है रचनात्मक काम? ये रचनात्मक काम ये था कि जो अब तक इस आंदोलन से नहीं जुड़े, जैसे मान लीजिए महिलाओं की संख्या कम है, वो नहीं जुड़े, उनको जोड़ा जाए। जो समाज का निम्न वर्ग अभी आंदोलन से नहीं जुड़ा है, उसको विशेष रूप से जोड़ा जाए। बहुत बड़ी बात है। एक तबका जो निम्न वर्गीय है हमारे पास, वो कभी राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़ा। जैसे आप नरमपंथी आंदोलन में देख लीजिएगा, आप गर्मपंथी आंदोलन में देखिएगा, आप क्रांतिकारी आंदोलन में देखिएगा, ये तबका अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह से नहीं जुड़ पाया था। किसानों के मुद्दे को आप देख लीजिएगा, गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन ही चंपारण किया, किसानों का मुद्दा था, वो इससे पहले कभी आंदोलन से नहीं जुड़ा। आप मजदूरों का मैटर देख लीजिएगा, अहमदा मिल जो आंदोलन था वो उन्होंने शुरू किया 1918 में, इससे पहले कभी नहीं जुड़ पाया वो उतनी तरीके से, तो उनको भी जोड़ने का काम किया। अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा, वो था गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे आप लोग लगभग नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। 1930 में शुरू किया और आप देखेंगे एक छोटे से मैटर को लेकर शुरू किया कि ब्रिटिश सरकार ने नमक के बनाने पर कुछ टैक्स लगा दिया था। हालांकि वो टैक्स मामूली था, लेकिन चूंकि वो गलत था तो इसको लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया। अगर हम इतनी सी ही बात को समझकर चलें, अगर नमक टैक्स अन्याय है, गलत है, तो इसका विरोध क्या अकेले सिर्फ गांधी जी करेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका विरोध तो देश के हर तबके को करना पड़ेगा, हर वर्ग को करना पड़ेगा। अब समाज का कोई उच्च वर्ग है, वो भी तो नमक खा रहा है, वो भी तो अन्याय पर लगा हुआ जो टैक्स है आपके पास उसको पे कर रहा है। मध्यम वर्ग ले लीजिएगा, समाज का निम्न वर्ग ले लीजिएगा, तो समाज के तीनों वर्ग ही उस अन्याय से जुड़े हैं, तो हमें तो उसका विरोध करना ही पड़ेगा। कोई हिंदू धर्म से संबंधित है, कोई मुस्लिम धर्म से संबंधित है, कोई सिख धर्म से संबंधित है, किसी भी धर्म से आप संबंधित हैं, तो अन्याय को तो आप ले ही रहे, तो विरोध तो फिर सबको ही करना पड़ेगा। तो एक सामान्य सी जो चीज है नमक, चूंकि उसका प्रयोग देश के सभी लोग कर रहे हैं, तो फिर विरोध तो सभी को करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी चीज थी, नमक आंदोलन एक ऐसी चीज थी जिसने समाज के सभी वर्गों को जोड़ दिया। बहुत लोकप्रियता इससे गांधी जी की बढ़ी। एक और चीज देखिए, जब गांधी जी ने लंदन से अपनी वकालत की, तो जैसे उस दौर में आमतौर पर वकील रहते थे, हैट लगाया करते थे, कोट पैंट टाई वगैरह पहनते थे, गांधी जी भी इसी तरह के थे। जब वो साउथ अफ्रीका वगैरह के सारे केसेस हो गए, भारत में आए, भारत की गरीबी को देखा, दुर्दशा को देखा, और आप उसके बाद देखिएगा कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि वो अपने उस पाश्चात्य कपड़ों का त्याग कर देते हैं, और जैसा कि आपने फोटो में देखा होगा, अपना केवल शरीर के निचले हिस्से को ढकने के लिए थोड़े से कपड़े का प्रयोग करते हैं। इस चीज को आप देखिए, जो उन्होंने त्याग किया, वो त्याग ये किया, शरीर पर उतने वस्त्रों को रखूंगा जितने वस्त्र हमारे लिए आवश्यक है। सब नहीं कर सकते, हम सब लोग नहीं कर सकते ऐसा। वो त्याग पहले नंबर पर गांधी जी ने किया। खादी की बात की, खादी किसका था? भारत के आत्मसम्मान स्वाभिमान का प्रतीक था। उससे पहले चूंकि विदेशी कपड़े पहने जाते थे, ब्रिटेन से बनकर आते थे, तो पहले के जितने भी आंदोलन चले हैं उन्होंने कोई विशेष रूप से, व्यापक रूप से खादी का उतना बड़ा विरोध नहीं किया, विदेशी कपड़ों का उतना बड़ा विरोध नहीं किया था। लेकिन स्वदेशी वस्त्र जो चीज थी हमारे पास में, उसे गांधी जी ने स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये किस लिए किया गया? ये इसलिए किया गया क्योंकि खादी पर हम सब भारतीय एक साथ जुड़ सकते हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, या समाज का कोई भी वर्ग हमारे पास हो, सब जुड़ सकते हैं। वो स्वाभिमान का प्रतीक हमारे पास बन गया। और जब ये चीज चली, खास तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में जाकर चली, तो आप ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा दबाव ब्रिटिश सरकार के ऊपर पड़ा कि ब्रिटिश सरकार पहली बार झुकी, और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। और गांधी इरविन पैक्ट में हालांकि ये बात सही है कि गांधी जी ने अपने आंदोलन को स्थगित किया और उन्हें ब्रिटेन में इस बात के लिए बुलाया गया था कि आप अपनी बात को रखिए।
ये अभी तक के आंदोलनों में बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो अगर समग्र रूप से गांधी जी को देखा जाए तो उन्होंने अपने सारे आंदोलन में विशेष रूप से जन भागीदारी को तय किया। और जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, समाज के सभी वर्ग हो सकते हैं, समाज के सभी धर्म हो सकते हैं, हमारे पास स्त्री पुरुष हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, सभी वर्गों को उन्होंने जोड़ने का कार्य किया। तो गांधी जी का जो जन आंदोलन रहा बहुत व्यापक रहा और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक सीमित बुद्धिजीवी आंदोलन से व्यापक जन आंदोलन में बदलने का कार्य विशेष रूप से किया था। तो काफी अच्छा प्रश्न है और मैं समझता हूं कि आपको चीजें कुछ समझ में आई होंगी। इसके अलावा थोड़ा सा आप पुस्तकों का काफी अध्ययन कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। विशेष रूप से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में अगर आप मानक पुस्तकों का अध्ययन करिए, जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पर आप विपिन चंद्रा का अध्ययन कर सकते हैं या और भी अच्छी किताबें आती हैं, तो मानक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा क्लियर होगा। मानक पुस्तकों का अध्ययन करिए, उस पर अपना नोट्स बनाइए और अपना जो दृष्टिकोण होता है उसका आप विकास विशेष रूप से करिएगा। जितने भी अभी तक मैंने उत्तराखंड पीसीएस के अभी प्रश्न देखे हैं काफी अच्छे प्रश्न हैं। तो आज हमने सोचा था कि इस प्रश्न पर चलो थोड़ा सा एक आपसे चर्चा कर ली जाए और अगले वीडियो में मैं किसी और प्रश्न पर चर्चा करूंगा। अगर आपको ये लगता है कि कोई प्रश्न ऐसा है जिस पर चर्चा की जा सकती है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, मैं उस पर जरूर एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू। आपको अगर पसंद आया है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।